एक यंग लड़का अपने बेडरूम में गेम खेल रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन बजा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने 24 आवर गॉड टियर वेल्थ सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। अब से तुम्हारा हर खर्चा तुम्हें 10 गुना रिफंड होकर वापस मिलेगा। 24 आवर्स बाद सिस्टम अपने आप अनबाइंड हो जाएगा। उसके दिमाग में तुरंत एक काउंटडाउन टाइमर दिखने लगा। उसका दिमाग फुल स्पीड में रन करने लगा। 10 गुना कैशबैक, मेरा पूरा नेट वर्थ तो बस 2000 से थोड़ा ऊपर है। उसने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने फोन में 2000 का टॉप अप कर दिया। अगले ही सेकंड उसकी बैंकिंग ऐप का नोटिफिकेशन आया, आपके कमर्शियल बैंक अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर हुए हैं, करंट बैलेंस 20,024। उसकी आंखें लिटरली चमक उठी। ये सच में काम कर रहा है। पैसा फार्म करना इतना इजी हो सकता है क्या? उसने बिना एक सेकंड सोचे पूरा पैसा अपने बेस्ट फ्रेंड लिन जायन को ट्रांसफर कर दिया। 20,000 इंस्टेंटली 2 लाख बनकर वापस आ गए। लिन जायन ने सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क भेजा, लेकिन उसके पास रिप्लाई करने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत वो 2 लाख फिर से लिन जायन को ट्रांसफर कर दिए। अगले ही पल उसके अकाउंट में 20 लाख वापस आ गए। तभी अचानक लिन जायन का कॉल आ गया। भाई, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? 2,20,000 तू कर क्या रहा है? इतना पैसा आया कहां से? उसने तेजी से कहा। उसकी टेंशन मत लेफ्टिनेंट, मैंने तुझसे पहले 10,000 बोरो किए थे ना, वही वापस कर रहा हूँ। अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। लिन जायन चिल्लाया। कौन 10,000 लेकर 2,20,000 वापस करता है? लोन शार्क्स भी इतने पागल नहीं होते। आखिर तू कर क्या रहा है? उसकी उंगलियां फोन स्क्रीन पर इतनी तेजी से चल रही थी जैसे कोई हैकर मिशन पर हो। उसने अपने सारे ऑनलाइन लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स तुरंत क्लियर करने शुरू कर दिए। असल में वो बड़े बड़े खर्चे करके कैशबैक जल्दी बढ़ाना चाहता था, लेकिन एक आम इंसान अचानक इतना पैसा खर्च कहाँ करता? पहले स्टार्टिंग कैपिटल ग्रो करना जरूरी था। उसने जल्दी से कहा, पैसों का एक्सप्लेन बाद में करूंगा। और हाँ, तेरे ऊपर जो 1 लाख से ज्यादा का डेट है ना, जा उसे अभी पे ऑफ कर, टाइम वेस्ट मत कर। ठीक है भाई, मैं अभी सारे डेट्स क्लियर करता हूँ, फ्री हुआ तो कॉल करता हूँ। कॉल कटते ही सिर्फ 3 मिनट के अंदर उसने अपने सारे ऑनलाइन लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स खत्म कर दिए। 20 लाख में से 3 लाख उसने डेट्स क्लियर करने में लगाए और अगले ही पल 3 मिलियन वापस आ गए। अब उसके बैंक अकाउंट में पूरे 4.7 मिलियन पड़े थे। उसका सिर्फ एक ही सच्चा दोस्त था, बाकी सब बस कैजुअल कॉन्टैक्ट्स थे जिन पर पैसा वेस्ट करना उसे सही नहीं लगा। फिलहाल और कहीं पैसा फार्म करने का तरीका नहीं दिख रहा था। उसने डिसाइड किया कि अब किसी हाई एंड लग्जरी स्पॉट जाना चाहिए। वो अपनी लाइफ में पहली बार इतनी तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे भागा और सीधे एक कैब रोक ली। ड्राइवर, जियांगसी रोड वाले फरारी डीलरशिप चलो। अब जब पैसा आ चुका तो हाउस और कार खरीदना तो ऑब्वियस था। ऐसे ह्यूज एक्सपेंसेस उसे और ज्यादा कैशबैक दिलाने वाले थे। टैक्सी में बैठते ही उसने अलग अलग लाइव स्ट्रीमिंग एप्स डाउनलोड करना शुरू कर दिया। उसने एक भी स्ट्रीमर नहीं देखा, सीधा पहले प्लेटफॉर्म पर 4 मिलियन टॉप अप कर दिए। अगले ही सेकंड 40 मिलियन रिफंड हो गए। उसने बिना रुके फिर 6 मिलियन डाले और 60 मिलियन वापस आ गए। अब उसके अकाउंट में पूरे 94.7 मिलियन पड़े थे। उसने एक ही प्लेटफॉर्म पर ज्यादा पैसा डालने की हिम्मत नहीं की, कहीं अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट ना हो जाए। फिर उसने बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी सेम ट्रिक यूज की और हर ऐप में 10 मिलियन डाल दिए। कैशबैक सक्सेसफुल। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, भाई मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, फास्टेस्ट पॉसिबल ड्राइव करो, मैं अभी तुम्हें 5,000 ट्रांसफर करता हूँ, टाइट पकड़ कर बैठो, आज तुम्हें दिखाता हूँ माउंट अकीना का असली गॉड कौन है। कार तुरंत रॉकेट की तरह भागने लगी। उसने QR कोड स्कैन करके 5,000 ट्रांसफर किए और अगले ही पल 50,000 वापस मिल गए। आधे घंटे से भी कम टाइम में वो लगभग 300 मिलियन स्वाइप कर चुका था। किसी आम इंसान के लिए 300 मिलियन पूरी जिंदगी आराम से लाइफ फ्लैट होकर जीने के लिए काफी थे, लेकिन उसे अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। उसका करंट गोल क्या था, ये खुद उसे भी नहीं पता था। करीब 20 मिनट बाद वो फरारी डीलरशिप पहुंच गया। सर, फरारी सेल्स सेंटर में आपका वेलकम है। क्या आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक मॉडल है? उसने बिना रुके कहा, नहीं, बस जल्दी से बताओ कौन कौन से मॉडल स्टॉक में है, मैं अभी कार्ड स्वाइप करूंगा। सेल्स वुमन ने उसके कपड़ों की तरफ देखा। हेड टू टो उसका पूरा आउटफिट मुश्किल से 1,000 रुपए का लग रहा था। उसने हल्की ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, सर आप यहाँ वाली कार्स देख सकते हैं, ये फरारी 612 है, इसकी करंट प्राइस 5.7 मिलियन है। उसने हाथ उठाकर रोक दिया, डिटेल्स की जरूरत नहीं, ये वाली पैक करो, कार्ड स्वाइप करो और कुछ और मॉडल्स भी दिखाओ, सब ले जाऊंगा। सेल्स वुमन ने नर्वस होकर पानी निकला। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, क्या आज फाइनली मेरी लाइफ का जैकपॉट लगने वाला है। उसने जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया, हमारे पास फरारी 812, फरारी F12, फरारी 599, फरारी 488, फरारी SF90, फरारी 458 और फरारी F8 अवेलेबल है। उसने सीधा पूछा, ये सारे मॉडल्स चाहिए तुम्हें? सेल्स वुमन बोली, सर शायद सारे मॉडल्स अभी शोरूम में स्टॉक में ना हो, कुछ कार्स दूसरे लोकेशन से ट्रांसफर करनी पड़ेंगी। उसने बिल्कुल काम वॉइस में कहा, जो मॉडल्स मैंने अभी बोले प्लस ये 612, टोटल 8 कार्स हुई। ऑप्शंस पैकेजेस देखने का मूड नहीं है, हर कार का हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए। मैं कलर्स रेड और ब्लैक रखो, बस फाइनल कोड बताओ और जल्दी करो, मैं थोड़ी रश में हूँ। सेल्स वुमन ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए कैलकुलेटर निकाला और क्रेजी स्पीड में कैलकुलेशन शुरू कर दी। सर खास की बेस प्राइसेस तो फिक्स्ड हैं, लेकिन रोड पर उतारने के लिए ऑप्शंस पैकेजेस, इंश्योरेंस और बाकी चार्जेस भी ऐड होंगे। अल्टीमेटली सारी कार्स का टोटल 53.5 मिलियन बनेगा। उसके कार्ड में लगभग 300 मिलियन पड़े थे। उसके पास एक एक करके स्वाइप करने का टाइम नहीं था। उसने बिना सोचे सीधा कहा, ऐसा करो, इसी सेटअप के 4 और आइडेंटिकल सेट्स बना दो, टोटल 5 सेट्स चाहिए। सेल्स वुमन पूरी तरह स्टंट रह गई। उसने लोगों को फरारी खरीदते देखा था, लेकिन कोई सुपर कार्स को ऐसे खरीद रहा था जैसे सब्जी मंडी से ग्रोसरीज उठा रहा हो। ये लिटरली इंसेन था। उसने कैजुअली पूछा,
तुम लोगों के पास लाफरारी है क्या? सेल्सवुमन ने तुरंत जवाब दिया, सर लाफरारी लिमिटेड एडिशन है, वो ग्लोबली ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। उसके चेहरे पर हल्की डिसअपॉइंटमेंट आ गई। लगता है वो वाली नहीं मिल पाएगी। चलो कार्ड स्वाइप करो। नॉर्मली ऐसी बैंक कार्ड्स की डेली स्पेंडिंग लिमिट होती है, लेकिन सिस्टम की पावर इस दुनिया के रूल्स को भी क्रश कर रही थी। उसने बस एक फिंगर से पेमेंट कंफर्म किया और लिमिट का रूल जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगले ही पल ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल की आवाज गूंजी और सेल्सवुमन की आंखों में उसे देखकर साफ इन्फैचुएशन दिखने लगा। फेरारी जैसी सुपरकार डीलरशिप्स में वैसे भी डेली कस्टमर्स बहुत कम आते थे, इसलिए खाली बैठी बाकी सेल्सवुमन भी उसके आसपास गैदर होने लगी। हर किसी की कोशिश थी कि समहाउ इस रिच गाय के थोड़ा करीब पहुंच जाए। उसके बॉडी पर पड़े सिंपल क्लोथ्स अब उन्हें लो की बिलियनियर वाइब्स देने लगे थे। उसने जो 200 मिलियन से ज्यादा भी स्वाइप किए थे वो इंस्टेंटली 2.6 बिलियन बनकर वापस आ गए। पहले से पड़े 70 मिलियन जोड़कर अब उसके पास लगभग 2.7 बिलियन कैश था और टोटल 40 कार्स। वो आराम से एक एक डॉक्यूमेंट साइन करता गया। चारों तरफ सेल्स वुमेन का पूरा क्राउड उसे घेरे खड़ा था, यहाँ तक कि मैनेजर खुद भाग कर आया। उसके लिए टी पॉर करने लगा, पानी सर्व करने लगा, लिटरली ऐसे बाव कर रहा था जैसे किसी एम्परर की सेवा कर रहा हो। मिस्टर गू, बस एक बार फिर रिमाइंड कर दूं, इतनी सारी कार्स डिलीवर होने में करीब हाफ ईयर लग सकता है। उसने बिल्कुल काम होकर कहा, कोई इश्यू नहीं, जैसे जैसे अवेलेबल हो डिलीवर करते रहना, मैं वेट कर सकता हूँ। ये सुनते ही सेल्स वुमन ने राहत की सांस ली। सिर्फ इस ऑर्डर की वैल्यू ही 200 मिलियन से ऊपर थी। कमीशन कितना बनेगा वो इमेजिन तक नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में तो यहां तक चल रहा था कि अगर वो बस उसके करीब भी आ जाए तो उसकी जिंदगी लग्जरी में निकल सकती है। अगर ये सब पहले होता तो शायद वो भी इतनी सारी ब्यूटीज के साथ टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्टेड होता, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ 24 आवर्स थे। ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा निकल चुका था। उसके पास डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम नहीं था। इस स्टेज पर सारी खूबसूरत लड़कियां भी साइड क्वेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसने अचानक सेल्सवुमन की तरफ देखा। मेरे लिए नंबर डायल करो और स्पीकर पर डालो। यस सर। कॉल कनेक्ट हुआ। हेलो, क्या मैं मिस्टर गू से बात कर रहा हूँ? स्पीकिंग। कौन? हेलो मिस्टर गू, मैं किन युआनशन कमर्शियल बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। आपके सेविंग्स अकाउंट में अभी एक ओवरसीज वायर ट्रांसफर आया है। अमाउंट है 2.6 बिलियन। ये एक्सट्रीमली मैसिव ट्रांजैक्शन है। हमारे बैंक में आपका डिपॉजिट बैलेंस अब एक्सेप्शनल लेवल पर पहुंच चुका है। हमारा बैंक बेहद ऑनर्ड फील करेगा अगर आप हमारे वीआईपी क्लाइंट बने। इससे आपको काफी सुविधाएं और सपोर्ट मिलेंगे। 2.6 बिलियन। उसका फोन नॉर्मल वॉल्यूम पर था, लेकिन कॉल इतनी लाउड थी कि शोरूम में मौजूद हर इंसान ने सुन लिया। मैनेजर से लेकर सेल्स स्टाफ तक सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर कितना पैसा है उसके पास? खासकर वो लड़की जिसने उसे कार्स इंट्रोड्यूस की थी। कुछ देर पहले तक उसे लग रहा था कि 200 मिलियन का ऑर्डर ही इनसेन है, लेकिन अब 2 बिलियन सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वीआईपी क्लाइंट वाली बात में उसकी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थी। उसे बैंक की इन्फ्लुएंस और कनेक्शन ज्यादा वैल्यूएबल लग रही थी। उसने सीधे कहा, हेलो मैनेजर किन, वीआईपी वाली बात बाद में करेंगे, फिलहाल मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बस आदेश दीजिए मिस्टर गू, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। मुझे हाउस खरीदना है, लग्जरी अपार्टमेंट या विला, कुछ भी चलेगा। क्या इस एरिया में आपके कनेक्शंस हैं? मुझे अभी चाहिए और सिर्फ एक नहीं। अगर प्रॉपर्टीज पसंद आ गई तो मैं तुरंत फुल पेमेंट कर दूंगा। मैनेजर किंग की आवाज इंस्टेंटली रिस्पेक्टफुल हो गई। मिस्टर गू, मुझे बस कुछ मिनट्स दीजिए, मैं अभी आपके लिए कॉन्टैक्ट्स अरेंज करता हूँ। कॉल करते ही उसके आसपास खड़ी सेल्स वुमेन अब जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर उसके पास सिर्फ कुछ 100 मिलियन होते तो शायद उनमें से कोई ड्रीम देखती कि किसी दिन वो उससे शादी कर सकती है, लेकिन अब जब बात बिलियंस की थी और शायद वो भी उसकी टोटल वेल्थ का छोटा हिस्सा था, तब उन्हें समझ आ गया कि आदमी किसी और ही लेवल पर है। उसने कैजुअली पूछा, इनमें से कौन सी कार्स अभी स्टॉक में है? क्या मैं अभी कोई ड्राइव करके ले जा सकता हूँ? मैनेजर तुरंत बोला, मिस्टर गू, आपने जिन कार्स को सिलेक्ट किया है उनमें कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशंस ऐड है। अर्लीस्ट डिलीवरी आज आफ्टरनून 3 o'clock तक पॉसिबल होगी। 3 o'clock? उसने हल्का सा सिर हिलाया। जो कार सबसे पहले रेडी हो मुझे तुरंत कॉल करना, और हाँ, टैंक फुल करवा देना। लाइसेंस प्लेट्स रेगुलर ही रखो। मुझे अभी कुछ और काम है, मैं निकल रहा हूँ। मैनेजर और पूरा सेल्स टीम उसे ऑलमोस्ट रॉयल सेंड ऑफ देने लगा। जैसे ही वो डीलरशिप से बाहर निकला, उसका फोन फिर बजा। चिन युआनशन का कॉल था। हेलो मिस्टर गू, मैंने अभी कुछ कॉल्स किए हैं। फिलहाल काफी लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं। आपका क्या प्लान है? उसने सीधे पूछा, तुम्हारा बैंक कहाँ है? मेरे लिए उनसे मीटिंग अरेंज करो। अभी लगभग नून हो चुका है। अगर पॉसिबल हो तो आफ्टरनून 3 o'clock पर बैंक में मीटिंग रखो। चिन युआनशन की आवाज एक्साइटमेंट से भर गई। मिस्टर गू, आपके जैसे एस्टीम्ड गेस्ट को सर्व करना हमारे बैंक के लिए ऑनर की बात है। मैं तुरंत अपॉइंटमेंट अरेंज करता हूँ। उसने काम वॉइस में कहा। फिर ये काम तुम्हारे हाथ में है मैनेजर चिन। उसने अचानक कुछ याद करते हुए पूछा, ओ राइट, क्या तुम किसी प्राइवेट यॉट कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स या प्राइवेट जेट डीलर्स को जानते हो? चिन युआनशन की आवाज तुरंत कॉन्फिडेंट हो गई। रेस्ट एश्योर्ड मिस्टर गू, हमारा कमर्शियल बैंक टॉप टियर वीआईपी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो हम फुलफिल कर सकते हैं। उसने बिना डिले किए कहा, तो फिर उनके साथ भी अपॉइंटमेंट्स अरेंज कर दो। मैं आज आफ्टरनून में सबसे मिलूंगा। आफ्टरनून की मीटिंग्स अभी बाकी थी, लेकिन तब तक उसके पास और डीलरशिप्स घूमकर कार्स खरीदने और कार्ड स्वाइप करने का पूरा टाइम था। लकीली उसी स्ट्रीट पे बाकी लग्जरी कार शोरूम्स भी थे। सिर्फ 500 मीटर्स दूर वो सीधे पोर्शे डीलरशिप में एंटर हुआ। उसके कुछ बोलने से पहले ही एक फीमेल मैनेजर पूरी सेल्स टीम के साथ बाहर आ गई। हेलो मिस्टर गू, मैं चू शुआंकिंग यहाँ की मैनेजर हूँ। पोर्शे में आपका वेलकम है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फरारी शोरूम से बाहर निकलकर कॉल अटेंड करने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही सेल्स स्टाफ ने उसके बारे में ग्रुप चैट्स में सब फैला दिया था।
अब पूरी लग्जरी कार स्ट्रीट को पता चल चुका था कि एक मेगा टाइकून आया है जिसने लगभग 300 मिलियन उड़ाकर 7 फरारी मॉडल्स के 5-5 यूनिट्स खरीद लिए। हर कोई शॉक में था। आखिर कौन ऐसा रिच पर्सन होता है जो कार्स को ग्रोसरी शॉपिंग की तरह खरीदता है? उसने सीधा पूछा, पोर्शे 911, पोर्शे 918 और पोर्शे करेरा जीटी है क्या? सू शुआंकिंग तुरंत बोली, मिस्टर गू, इतने सारे मॉडल्स फिलहाल स्टॉक में नहीं है, हमें आपके लिए ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे। उसने कैजुअली कहा, सारे ऑप्शन सीधे मैक्स आउट कर दो, कलर्स वही रखना जो सबसे बेस्ट लगे, हाईएस्ट स्पेक्स चाहिए, मुझे डिटेल्स पूछने की जरूरत नहीं। मैनेजर ने जल्दी से कैलकुलेशंस चेक की। मिस्टर गू, आपके सिलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से टोटल ऑन रोड कॉस्ट लगभग 50 मिलियन बनेगी। इसमें 918 के 2 वर्जन्स, एक 911 और एक करेरा जीटी शामिल है। टोटल 5 सेट्स, सब सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ। उसने बिना कुछ बोले बैंक कार्ड निकाला और स्वाइप कर दिया। पूरा प्रोसेस खत्म होने तक 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ था। वो फिर से चिर्पिंग ब्यूटीज की भीड़ के बीच शोरूम से बाहर निकला। पोर्शे डीलरशिप छोड़ने के 200 मीटर्स बाद वो लैम्बोर्गिनी शोरूम पहुंच गया। वहां भी एग्जैक्टली वही सीन रिपीट हुआ। आखिर में उसने लैम्बोर्गिनी रेवेंटोन, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और लैम्बोर्गिनी मुर्सिएलागो सेलेक्ट की। सिर्फ इन 3 मॉडल्स की टोटल ऑन रोड प्राइस लगभग 40 मिलियन थी, लेकिन यूजुअल की तरह उसने फिर 5 सेट्स ऑर्डर कर दिए। टोटल 200 मिलियन। उसके अकाउंट में पड़े 4.9 बिलियन मोमेंटरली घटकर 4.7 बिलियन हुए, फिर इंस्टेंटली 2 बिलियन वापस रिफंड हुए। अब उसके पास टोटल 6.72 बिलियन फंड्स थे। वही पुराना तरीका, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और निकल जाओ। बाकी चीजों पर वेस्ट करने लायक टाइम नहीं था। आखिर में वो मैसेराटी डीलरशिप पहुंचा। मैसेराटी क्वार्टरपोर्ट, मैसेराटी 20, मैसेराटी ग्रैंड कैब्रियो, मैसेराटी घिबली और मैसेराटी लेवेंटे, इन सब की टोटल ऑन रोड कॉस्ट सिर्फ 50 मिलियन थी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, 5 सेट्स एज यूजुअल, टोटल 75 मिलियन गया और अगले ही पल 750 मिलियन वापस आ गए। अब उसके फंड्स बढ़कर 7.4 बिलियन पहुंच चुके थे। लगभग आफ्टरनून 3 o'clock पर वो कमर्शियल बैंक के एंट्रेंस पर पहुंचा। उसने कैजुअली फोन निकाला और एक कॉल किया। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि करीब 40 इयर्स का एक मिडिल एज्ड आदमी जल्दी जल्दी अंदर से बाहर आया। हेलो मिस्टर गू, मैं किन युआनशन कमर्शियल बैंक का मैनेजर हूँ। आपका यहाँ आना हमारे लिए प्लेजर है। उसने हल्की स्माइल के साथ कहा। मैनेजर किन, आप बहुत पोलाइट हो रहे हैं, अंदर चलकर बात करें। किन युआनशन की नजर उसके हाथ में पकड़े आधे खाए हमबर्गर पर गई। वो तुरंत बोला, मिस्टर गू, पहले कुछ खाना खा लेते हैं क्या? उसने सिर हिलाया। नो नीड, मैं थोड़ा रश में हूँ। किन युआनशन ऑलमोस्ट पैनिक मोड में बोला। तो ऐसा करते हैं, मैं अभी अपने लोगों को बाहर भेजकर आपके लिए मील मंगवाता हूँ, कैसा रहेगा? उसने कैजुअली कहा, सिंपली रखना, सॉरी फॉर द ट्रबल। चिन युआनशन तुरंत बोला, नहीं नहीं, इसमें कोई ट्रबल नहीं है। बात करते करते दोनों अंदर चले गए। इस बार वहां काफी लोग मौजूद थे क्योंकि मीटिंग्स बहुत सारे लोगों के साथ अरेंज की गई थी, इसलिए चिन युआनशन खुद उसके लिए टी पॉर करने लगा। मिस्टर गू, जिन जिन लोगों से आपकी अपॉइंटमेंट्स थी वो सब पहुंच चुके हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शंस के बाद उसने पूरे रूम पर नजर डाली। सबको इस तरह यहाँ बुलाने के लिए सॉरी, लेकिन मेरा टाइम काफी टाइट है, इसलिए कन्वीनियंस के लिए ऐसा करना पड़ा। लेकिन मुझे यकीन है कि आगे होने वाली डिस्कशन से आप सब डेफिनेटली सेटिस्फाइड होंगे। वहां बैठे सभी लोग बिजनेस वर्ल्ड के सीजन्ड वेटरन्स थे। इतनी छोटी बात पर नाराज होने वाला कोई नहीं था। ऊपर से आने से पहले चिन युआनशन उन्हें ऑलरेडी बता चुका था कि यह आदमी एक मेगा टाइकून है जिसके पास टेरिफाइंग लेवल का कैश फ्लो है। उसने सीधे कहा, सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कृपया अपने प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाइए। तुरंत 7 लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज आगे बढ़ा दिए। टोटल 30 से ज्यादा प्रॉपर्टीज थी जिनमें लग्जरी अपार्टमेंट्स और विलास दोनों शामिल थे। वो डॉक्यूमेंट्स को काफी तेजी से देख रहा था, मेनली लोकेशन और प्राइस पर फोकस करते हुए। ये सब शेंजन के फेमस डेवलपमेंट्स थे। प्राइसेस ऑब्वियसली चीप नहीं थी, आम इंसान तो इनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि सबसे छोटा लग्जरी अपार्टमेंट भी 230 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का था। सारे डॉक्यूमेंट्स देखने में उसे पूरा 1 घंटा लग गया। जब उसने फाइनली सिर उठाया तब उसके बगल में एक बॉक्स्ड मील रखा हुआ था। राइस और कई डिशेस के साथ पूरा मील तैयार था। उसने ब्रोशर नीचे रखा और कामली पूछा, अगर मैं आपकी प्रॉपर्टीज खरीदूं तो उसके साथ क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिलेंगे? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक एक करके उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स के एडवांटेजेस बताने शुरू किए। बेसिकली हर प्रोजेक्ट की तरफ से पर्क्स ऑलमोस्ट सेम थे। 3 इयर्स तक मैनेजमेंट फीस वेव, यूटिलिटी फीस फ्री, अलग अलग अमेनिटीज कॉम्प्लीमेंट्री। इसके अलावा फ्री पार्किंग स्पॉट और पूरे घर की क्लीनिंग पैकेज सर्विस भी 10 टाइम्स ओवर 3 इयर्स तक इंक्लूडेड थी। उसने जल्दी से दिमाग में कैलकुलेशन की। सबसे चीपेस्ट लग्जरी अपार्टमेंट की प्राइस 46 मिलियन थी, जबकि सबसे एक्सपेंसिव विला पूरे 800 मिलियन का था। टोटल 32 प्रॉपर्टीज थी, उनमें 7 विलास और 25 लग्जरी अपार्टमेंट शामिल थे। सबकी कॉम्बाइंड वैल्यू थी 4.3 बिलियन। उसके पास ऑलरेडी 7.4 बिलियन थे, इसलिए टेंशन लेने का सवाल ही नहीं था। उल्टा वो अंदर से एक्साइटेड हो गया। आखिर इस डील पर उसे डायरेक्ट 43 बिलियन रिबेट मिलने वाला था। हालांकि अमाउंट इतना बड़ा था कि सिस्टम पूरा पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांसफर करने वाला था, क्योंकि सब लोग इतनी जल्दी में बुलाए गए थे। इसलिए वो सिर्फ हाउसेस और विलास के डॉक्यूमेंट्स ही लेकर आए थे। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि पहली मीटिंग में ही डील क्लोज हो जाएगी। आखिर कौन सोच सकता था कि सामने बैठा आदमी सिर्फ पिक्चर्स देखकर ही प्रॉपर्टीज खरीद देगा। कॉन्ट्रैक्ट साथ नहीं थे, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस एक फोन कॉल और डॉक्यूमेंट्स तुरंत मंगवाए जा सकते थे। इसके बाद उसने बगल में बैठे 3 एच कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ देखा। ब्रोशर्स लाए होना। तीनों ने तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स दोनों हाथों से उसके सामने रख दिए। उसने कैजुअली उन्हें देखा और कहा, मुझे ये तीनों पसंद है, सब ले रहा हूँ, और साथ में एक कस्टम यार्ड भी बनवानी है। तीनों के चेहरे इंस्टेंटली सीरियस हो गए। मिस्टर गू, रेस्ट अश्योर्ड, ऐसी कोई चीज नहीं जो हम ना कर सकें।
उसने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया और फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी शुरू की। अगले आधे घंटे तक वो इतनी हाई लेवल डिमांड्स बताता रहा कि रूम में बैठे लोग बस नोट्स लिखते जा रहे थे। तुम तीनों कंपनीज आपस में कम्पीट करो, देखते हैं ये ऑर्डर किसे मिलता है। उसी दौरान रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी पहुंच गए। उसने तुरंत साइनिंग शुरू कर दी ताकि यॉट सप्लायर्स को डिस्कस करने का टाइम मिल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने प्राइवेट जेट कंपनीज के ब्रोशर्स भी उठा लिए। कुछ देर डिटेल्स देखने के बाद उसने हल्का सा फ्रॉन किया। सच कहें तो वो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन फिलहाल उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। आखिर प्राइवेट जेट्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि नॉर्मली स्टॉक में रेडी नहीं रखे जाते, सब कुछ प्री ऑर्डर पर बनता है। उसने अपने जेट के रिक्वायरमेंट्स बताने शुरू किए और उन्हें मैन्युफैक्चरर्स से कॉन्टैक्ट करने को कहा। उसके प्राइवेट जेट की डिमांड्स भी नेक्स्ट लेवल थी। जितना वो बोलता गया उतना ही रूम में बैठे लोग सीरियस होकर नोट्स बनाते गए। फिर सबने तुरंत अपने मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। उसके पास खड़ा चिन युआनशन ये सब देखकर लिटरली ड्रीम मोड में चला गया था। ऑनेस्टली बैंक मैनेजर होने के नाते उसने जिंदगी में काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स देखे थे, लेकिन आज जो हो रहा था वो उसके लिए भी आई ओपनर था। लोग मार्केट में सब्जी खरीदते वक्त बार्गेनिंग करते हैं और यहाँ ये आदमी बिलियंस की चीजें ऐसे खरीद रहा था जैसे कैबेज उठा रहा हो। साइनिंग खत्म होने तक यॉट कंपनीज भी डिसीजन ले चुकी थी। आखिर कस्टम ऑर्डर उनमें से एक कंपनी को मिला। जिस कस्टम यॉट को वो बनवाना चाहता था उसकी टोटल वैल्यू थी 2.5 बिलियन। वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी ये बेहद एक्सपेंसिव वेसल थी। उसने बिना डिले किए पूरा 2.5 बिलियन डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा पहले वाली 3 स्टॉक यॉट्स भी थीं जिनकी कॉम्बाइंड वैल्यू 400 मिलियन थी। उसने कैजुअली कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और कार्ड स्वाइप कर दिया। अगले ही पल उसके टोटल फंड्स सीधे 72.2 बिलियन पहुंच गए। ये कस्टम यॉट ऑर्डर मैन्युफैक्चरर के लिए भी मैसिव चैलेंज था, क्योंकि साइज और कॉन्फ़िगरेशंस दोनों के मामले में वो यॉट दुनिया की टॉप कैटेगरी में आती थी। लकीली उस कंपनी के पास कैपेबिलिटी थी। पूरे देश में सिर्फ टॉप टियर मैन्युफैक्चरर्स ही इतना बड़ा ऑर्डर हैंडल कर सकते थे। लिटरली ऐसा बिजनेस जहां 3 साल तक सेल ना हो, लेकिन एक डील पूरी कंपनी को अगले 3 साल के लिए सेट कर दे। इस बार उसने 2.5 बिलियन खर्च किए और डायरेक्ट 25 बिलियन रीबेट मिल गया। उसकी लिक्विड कैपिटल अब टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी थी। हाउसेज और यॉट्स के बाद नेक्स्ट टारगेट था प्राइवेट जेट। काफी डिस्कशन के बाद एयरलाइन कंपनीज ने डिसाइड किया कि ऑर्डर ईस्टर्न एयरलाइंस हैंडल करेगी। उसके कस्टम जेट की रिक्वायरमेंट्स भी बेहद हाई एंड और कॉम्प्लिकेटेड थी। फाइनल कैलकुलेशन के बाद इवन रश जॉब में भी डिलीवरी में 1.5 years लगने वाले थे। नॉर्मली ऐसे जेट्स को बनकर रेडी होने में 3 to 4 years लगते हैं, वो भी टॉप क्वालिटी मेंटेन करते हुए। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे सिर्फ ह्यूज अमाउंट स्पेंड करने थे। टॉप टियर इंटरनेशनल लग्जरी प्राइवेट जेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइनल कस्टम बिल्ड प्राइस 3.5 बिलियन बनी। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फुल अमाउंट स्वाइप कर दिया। अगले पल उसके फंड्स फाइनली 100 बिलियन क्रॉस कर गए। टोटल 103.7 बिलियन। जब तक सारी मीटिंग्स खत्म हुई तब तक इवनिंग 7 o'clock क्रॉस हो चुका था। उसने अपने टेम्पल्स दबाए। ऑनेस्टली सुबह 10 o'clock से लगातार पैसा स्पेंड करना भी अपने आप में एग्जॉस्टिंग था। सिर्फ आफ्टरनून की डिस्कशंस, निगोशिएशंस और साइनिंग्स ने ही उसका दिमाग घुमा दिया था। तभी चिन युआनशन धीरे से बोला, मिस्टर गू, आप काफी टायर्ड लग रहे हैं। अगर अनुमति दें तो मुझे आपको डिनर ट्रीट करने का मौका दीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए। चिन युआनशन का एटीट्यूड काफी हम्बल था, जबकि वो एक बैंक मैनेजर था। मैनेजर चिन, रेस्टरूम कहाँ है? मुझे हाथ वॉश करने हैं। चिन युआनशन तुरंत उसे रेस्टरूम तक ले गया। उसे अंदर जाते देख उसने फटाफट अपना फोन निकाला और कॉल लगा दी। जब वो बाहर आया, मिस्टर गू, चलते हैं। चिन युआनशन की गाइडेंस में दोनों एक प्राइवेट रेस्टोरेंट पहुंचे। मैनेजर किन, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ऐसे कौन से फील्ड्स हैं जिनमें एंटर होने के लिए बहुत पैसा लगता है? एक्सपेंसिव। उसने थोड़ा सोचा, फिर बोला, जैसे कुछ लग्जरी वॉचेस खरीदना, आर्ट वर्क्स कलेक्ट करना, हाई एंड ज्वेलरी, ये सब काफी बड़े खर्चे हैं। और कुछ अगर सिर्फ पैसा स्पेंड करने की बात करें तो इन्वेस्टमेंट सबसे फास्ट तरीका है। मैनेजर किन, क्या अभी ऐसी कोई कंपनीज हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट कैपिटल की जरूरत हो? मैं देखना चाहता हूँ। अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी तो शायद कुछ कंपनीज को बैक कर दूं। मिस्टर गू, ऐसी कंपनीज तो बहुत हैं। पूरे देश में काउंटलेस कंपनीज हैं और हर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती रहती है। मैं भी कई नेम्स गिना सकता हूँ। तो फिर मैनेजर किन, मेरे लिए थोड़ा इंस्पेक्शन कर लीजिए। फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, न्यू मीडिया, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनमें से कोई भी सेक्टर चलेगा। बस कंपनी बहुत बेकार नहीं होनी चाहिए, वरना फ्यूचर ही ना हुआ तो क्या फायदा। उसने ये जानबूझकर कहा, क्योंकि जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा उसे रिबेट मिलने वाला था। मिस्टर गू, आप टेंशन मत लीजिए, डिनर के तुरंत बाद मैं आपको कांटेक्ट कर दूंगा। दोनों की डील जल्दी फाइनलाइज हो गई। मिस्टर गू, उम्मीद है आप अपने फंड्स हमारी बैंक में डिपॉजिट करने के बारे में सोचेंगे। मैनेजर चिन, आप भी जानते हैं सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखे जाते। मैं अपने सारे फंड्स यहाँ डिपॉजिट नहीं कर सकता, लेकिन गारंटी देता हूँ आपकी ब्रांच के पास सबसे बड़ा शेयर रहेगा। गिव एंड टेक जरूरी होता है। मिस्टर चिन ने उसकी काफी हेल्प की थी, इसलिए इतनी छोटी बात में मदद करना तो बनता था। डिनर खत्म होते होते रात के 9 बज चुके थे। मैनेजर किन, उन कॉन्टैक्ट्स वाली बात के लिए आपको फिर से ट्रबल देना पड़ेगा। अरे नहीं मिस्टर गू, आप बहुत पॉलाइट हैं। ये तो हमारी बैंक के लिए ऑनर की बात है। ऑलराइट, मुझे एक स्काई स्क्रैपर भी खरीदना है। क्या आपको पता है आसपास कोई सेल करना चाहता हो? मिस्टर गू, कमर्शियल बिल्डिंग खरीदना सस्ता नहीं होता। अगर खरीदना है तो मुझे केयरफुली पूछताछ करनी पड़ेगी, और ऑनेस्टली शायद बहुत कम लोग सेल करना चाहेंगे। उसकी आंखें अचानक इधर उधर घूमी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सही है मिस्टर गू, अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो जो अभी यूज में ना आई हो तो कोई इशू नहीं। रिनोवेशन और डेकोरेशन मैं खुद करवा लूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे एक परफेक्ट जगह पता है। कुछ साल पहले एक कंपनी ने हमारी बैंक से लोन लिया था। उन्होंने एक ट्विन टावर कॉम्प्लेक्स बनाया, 2 मैसिव बिल्डिंग्स साइड बाय साइड। अंदर का कंस्ट्रक्शन काफी एडवांस्ड है। कमर्शियल ऑफिसेज, होटल्स,
बार्स, रेजिडेंसेस, मल्टी फंक्शनल एरियाज, सब कुछ डिजाइन किया गया है, लेकिन हैंडओवर बस पिछले महीने ही कंप्लीट हुआ है। सुना है अभी इंटीरियर डेकोरेशन चल रहा है। स्पेसिफिक प्रोग्रेस मुझे नहीं पता, मुझे लीज नहीं चाहिए, मैं सीधा बाय करना चाहता हूँ। मैनेजर चिन, उनसे पूछ सकते हैं, अगर सूटेबल हुआ तो मैं डायरेक्ट खरीद लूंगा। चिन युआनशन ने सिर हिलाया और तुरंत फोन लगा दिया। हेलो मैनेजर चिन, इतनी रात को कॉल, सब ठीक है ना? आज मैं किसी के बिहाफ पर कॉल कर रहा हूँ, आपसे कुछ पूछना था। किसी के बिहाफ पर? कौन, क्या बात है? आपकी दोनों बिल्डिंग्स का क्या प्रोग्रेस चल रहा है? ओल्ड चिन, लोन वाले पैसे के लिए कॉल कर रहे हो ना? टेंशन मत लो, हमारा काम ऑलमोस्ट फिनिश है, जल्दी ही रेडी हो जाएगा। उसके बाद रेंटल इनकम से लोन आराम से रीपे हो जाएगा। रुको, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं पूछना चाहता था क्या आप उसे सेल करने वाले हैं? सेल? कौन खरीदेगा? मेरे पास एक बहुत रिसोर्सफुल क्लाइंट है, मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला था, लेकिन अगर सेल नहीं करना तो रहने दो। अरे होल्ड ऑन, रिसोर्सफुल मतलब कितना रिसोर्सफुल? स्पेसिफिक्स नहीं बता सकते, बस इतना कह सकता हूं कि वो आपकी दोनों बिल्डिंग्स की पेमेंट सिंगल फुल पेमेंट में कर सकते हैं। ये सुनते ही सीईओ लियू क्लियरली हेजिटेट कर गया। वो दोनों बिल्डिंग्स बेहद एक्सपेंसिव थी, खासकर शेंझेन जैसे सिटी में जहां जमीन का हर इंच सोने जितना कीमती था। रेंटल इनकम से इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में बहुत समय लगता और जो पैसा आता वो भी पहले बैंक लोन रीपे करने में चला जाता। अगली फेज तक पहुंचने के लिए उसे काफी लंबा वेट करना पड़ता, लेकिन अगर कैपिटल जल्दी वापस मिल जाए तो सिचुएशन काफी बेहतर हो सकती थी। ऐसा करते हैं ओल्ड चिन, कल मिलकर बात करते हैं। सीईओ लियू, दूसरी पार्टी ने साफ कहा है अगर टुनाइट डिस्कशन हो सकती है तो वो कल सुबह 10 बजे से पहले निगोशिएशन करना चाहते हैं। 10 बजे के बाद वो किसी और को देख लेंगे। अरे ओल्ड चिन, मजाक कर रहे हो क्या? कोई प्रॉपर्टी ऐसे खरीदता है क्या? ओवरनाइट डिसीजन? ये तो बिल्कुल सिंसियर नहीं लग रहा। मैं बस इतना बता सकता हूँ, इस क्लाइंट ने सिर्फ आज ही करीब 10 बिलियन कैश स्पेंड किए हैं। ये सुनते ही सीईओ लियू चुप हो गया। 10 बिलियन कैश? बाकी सब छोड़ो, सिर्फ इतनी बड़ी कैश पेमेंट करने की कैपेबिलिटी ही ये प्रूव करने के लिए काफी थी कि सामने वाला इंसान सच में टेरिफाइंग लेवल की पावर रखता था। सामने वाला इंसान उससे मजाक करने वालों में से नहीं लग रहा था। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? आज रात ही डिसीजन लेना जरूरी है। सीईओ लियू का दिमाग सवालों से भरा पड़ा था। प्रॉपर्टी खरीदना कोई आसान चीज नहीं होती। पहले इंस्पेक्शन करो, फिर कंपैरिजन, फिर बार बार डिस्कशन, फिर जाकर कहीं डाउन पेमेंट की बात फाइनलाइज होती है। लेकिन ये इंसान पूरी तरह अनकन्वेंशनल तरीके से मूव कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। सामने वाले के पास जरूरत से ज्यादा पैसा था। ऐसा करते हैं, 1 घंटे बाद मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। ठीक है। कॉल कट करने के बाद उसने अपना सिर दबाया और बोला, ओ राइट, इन्वेस्टमेंट्स वाली बात भी है। मैनेजर चीन, आप साथ में ये भी पूछताछ कर दीजिए, शायद एक मैस मैसेज भेज दीजिए। अगर किसी कंपनीज को इन्वेस्टमेंट कैपिटल चाहिए हो तो अब उसके पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की एसेट्स थी, वो बस ऐसे आइडल नहीं छोड़ सकता था। उसे इन्वेस्ट करना जरूरी था ताकि प्रॉफिट जनरेट हो सके। और ऑनेस्टली प्रॉफिट ना भी मिले, इन्वेस्टमेंट फिर भी फायदे का डील था। क्या पता अचानक फॉर्च्यून ही बन जाए। मैसेज अभी भेजा ही गया था, पूरे 10 सेकंड्स भी नहीं हुए थे कि किन युआनशन का फोन बज उठा। ओ माय, मिस्टर वांग, बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? डायरेक्टर किन, मैंने अभी आपका मैसेज देखा। डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, ये सब बिल्कुल रियल है। और वैसे भी हम लोग अभी साथ में हैं। रात काफी हो चुकी है, अभी विजिट करना रूड लगेगा, इसलिए मैं कल सुबह पर्सनली मिलने आना चाहता हूँ। चिन युआनशन ने गू की तरफ देखा। गू ने हल्का सा सिग्नल दिया। कल सुबह 8 बजे मेरी बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में। सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट साथ लेकर आइएगा। थैंक यू। डायरेक्टर चीन, घंटे से भी कम समय में चिन युआनशन को कम से कम 20 कॉल्स आ चुके थे। हर कोई कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहता था। कई लोग तो कॉल तक कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए सीधे मैसेजेस स्पैम करने लगे। 1 घंटे बाद मिस्टर लियू का भी वापस कॉल आया। डायरेक्टर चीन, हमने डिस्कशन कर लिया है, बिल्डिंग सेल की जा सकती है, लेकिन पहले से साइन कॉन्ट्रैक्ट्स का इश्यू हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बायर को खुद हैंडल करना पड़ेगा। गू ने सिग्नल दिया कि उसे प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम। कल सुबह 7 बजे मेरी बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आइए। कुछ और फॉर्मल बातें हुई, फिर कॉल कट गया। फोन में मैसेजेस की फ्लड देखकर किन युआनशन ने बिटर लाफ छोड़ी। मिस्टर गू, इतने सारे लोग हैं, क्या आप सीरियस हैं इस बारे में? जो भी टुनाइट फ्री है उसे अभी मिलने भेज दो, और जो टुनाइट फ्री नहीं है वो कल सुबह 9 बजे से पहले आ जाए। 9 बजे के बाद आने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 बजे के बाद मेरे दूसरे काम है, फिर किसी से मिलने का टाइम नहीं होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गू आखिर करना क्या चाहता है, लेकिन पूछना उसका काम भी नहीं था। चिन युआनशन ने सबको मैसेज भेजा, फिर घड़ी देखी। क्यों ना हम किसी दूसरी जगह चलते हैं। वो जल्दी से उसे एक प्राइवेट क्लब के एंट्रेंस पर ले गया। मिस्टर गू, ये एक बॉस का प्राइवेट क्लब है जिसे मैं जानता हूँ। अंदर सब कुछ है, बैट्स, लाउंजेस, मसाज सर्विसेज, सर्विस टॉप क्लास है, और बिजनेस डिस्कशन के लिए काफी क्वाइट स्पॉट्स भी हैं। चिन युआनशन की लीड में गू रूम 6 से 6 तक पहुंचा। जेंटलमैन, ये है मिस्टर गू, आज रात के गॉड ऑफ वेल्थ। हेलो मिस्टर गू। भले ही उसकी उम्र कम थी, लेकिन उन सबकी नजरों में वो चलता फिरता गॉड ऑफ वेल्थ बन चुका था। हालांकि गू इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज का फ्यूचर और पोटेंशियल वो साफ देख सकता था, जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन। ये ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कभी कोलैप्स नहीं होने वाले। आखिर में उसने डजन्स ऑफ कंपनीज और कॉर्पोरेशंस में इन्वेस्टमेंट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट था 30 बिलियन। नेचुरली उसे 300 बिलियन कैशबैक भी मिला। रात के 3-4 बजे तक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स आखिरकार वहां से निकले। तब जाकर गू को थोड़ा रेयर रेस्ट मिला, लेकिन वो ज्यादा देर सो भी नहीं पाया था कि किन युआनशन ने उसे जगा दिया। मिस्टर गू, हमें बैंक जाना होगा। अभी भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंटमेंट लेकर आए हुए हैं। डार्क सर्कल से भरी आंखों के साथ गू और किन युआनशन जल्दी जल्दी कमर्शियल बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे। मिस्टर लू और उसकी सेक्रेटरी पहले से डॉक्यूमेंट्स का बड़ा स्टैक तैयार करके बैठे थे। गू ने डॉक्यूमेंट्स लिए और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्किम किए। आई विल टेक इट,
वो इस जगह को अपना पर्सनल हेडक्वार्टर्स बनाना चाहता था। नेचुरली वो किसी भी लीजिंग सिचुएशन को अलाउ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दोनों बिल्डिंग्स पूरे 30 बिलियन में एक्वायर कर लिए, डायरेक्ट कैशबैक 300 बिलियन। इसके अलावा उसने बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स में भी 20 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए। सुबह के 9:50 तक उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। फिर उसने रेस्टोरेंट जाने का एक्सक्यूज बनाया। कुछ मिनट्स बाद उसके दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन गूंजी, 24 आवर्स पूरे हो चुके हैं, सिस्टम अब ऑटोमेटिकली अनबाइंड होगा। होस्ट को हैप्पी लाइफ की शुभकामनाएं। उसे पहले से पता था कि सिस्टम हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रहने वाला, तो फिर मैं भी तुम्हें स्मूथ सेलिंग विश करता हूँ। इसके साथ ही सिस्टम धीरे धीरे पार्टिकल्स की तरह हवा में डिसॉल्व होने लगा। उसने गहरी सांस ली, अंदर कहीं हल्का खालीपन महसूस हुआ। फिर उसने खुद को संभाला, इमोशंस कंट्रोल किए और वापस कॉन्फ्रेंस रूम में लौट आया। इन 24 आवर्स में सिस्टम की मदद से उसने कुल 8.237 ट्रिलियन कमा लिए थे, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये पूरा पैसा लिक्विड कैश था, वो जब चाहे तब उसे विड्रॉ करके खर्च कर सकता था। और फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो उसके पास दर्जनों लग्जरी विलास और हाई एंड अपार्टमेंट्स थे, साथ में 100 से भी ज्यादा सुपर कार्स, प्राइवेट जेट्स और पर्सनल याट्स भी। इतना ही नहीं, लगभग 100 कंपनीज और एंटरप्राइजेस में उसके इन्वेस्टमेंट शेयर्स थे, और वो 2 स्काईस्क्रेपर्स भी उसी के नाम थे। सिर्फ इन्हीं चीजों को बेच दे, तब भी अगर कभी जिंदगी में सच में डाउनफॉल आ जाए तो भी उसके पास फिर से खड़े होने के लिए बिलियंस बच जाएंगे। डायरेक्टर चिन, आपने बहुत मेहनत की, यहाँ का काम अब रैप अप हो चुका है। मुझे कुछ और मैटर्स अटेंड करने हैं, इसलिए अब मैं निकलता हूँ। प्रेसिडेंट वू जैसे बिजी आदमी का बिजी रहना अच्छी बात है। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चीन युआनशन को गुड बाय बोलने के बाद वो सबसे पहले अपने रेंटेड अपार्टमेंट वापस गया। उसने सामान पैक करने का सोचा, लेकिन ऑनेस्टली देखा जाए तो पैक करने लायक ज्यादा कुछ था ही नहीं। उसने अपने लैंडलॉर्ड को कॉल लगाया, अंकल लू, मैं अब यहाँ से मूव आउट करने वाला हूँ। गू, बेटा सब ठीक तो है ना? अगर रेंट की टेंशन है तो कोई जल्दी नहीं है, फिलहाल यहीं रहो, सैलरी मिलने के बाद दे देना। नहीं अंकल लू, ऐसी बात नहीं है, मैंने नया हाउस खरीद लिया है, अब से मेरा खुद का प्लेस होगा। अरे वाह, लगता है बड़ा आदमी बन गया तू। चल फिर आराम से पैकिंग कर, बाद में की मेरे दरवाजे पर छोड़ देना, बाकी डिपॉजिट मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है अंकल लू, थैंक यू। आखिरकार उसके सारे पेंडिंग काम लगभग खत्म हो चुके थे। तभी उसने लिन जैन को फोन लगाया। भाई तू आखिर कर क्या रहा था? मैं पूरा दिन तेरा वेट कर रहा था और अब कॉल कर रहा है। अरे अभी अभी काम खत्म हुआ, लेकिन तेरी आवाज बड़ी खुश लग रही है। ऑफ कोर्स खुश रहूंगा ना, मेरे सारे डेट्स क्लियर हो गए। क्या तूने आखिर किया क्या? बस थोड़ा क्रिप्टो वाला पैसा था पुराने टाइम का, अकाउंट में अभी रिसेंटली आया। और हाँ, मैंने तुझे जो अमाउंट ट्रांसफर किया था उससे मेरे डेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो गए। पूरा क्लियर हो गया। हाँ, पूरे 2 लाख का डेट था, अब सिर्फ 20,000 बाकी है। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सुन, तेरे ये 2 लाख मैं वापस कैसे दूंगा? कोई जल्दी नहीं है, जब हो सके तब धीरे धीरे दे देना। और ऑनेस्टली ना भी लौटाए तो चलेगा, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ साल पहले क्रिप्टो में मजे मजे में इन्वेस्टमेंट किया था, फिर भूल गया। अब अचानक पैसा अकाउंट में आ गया। भाई तू तो सच में रिच हो गया। अब से अपना पैसा संभाल कर रखना, जिंदगी सर्वाइव करनी है। सर्वाइव बाद में करेंगे, पहले जिंदगी एंजॉय करेंगे। डरने की क्या बात है? वो हल्का सा हंसा और कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर बाद वो एक ऑफिस बिल्डिंग पहुंचा और अपनी कार आराम से पार्क की। पहले वो बस एक मामूली ऑफिस वर्कर था, लेकिन अब जब पैसा आ चुका था तो ऑब्वियसली नौकरी छोड़नी ही थी। वो सीधे अपने सुपरवाइजर के कैबिन में एंटर हुआ। डायरेक्टर ली, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। क्या हुआ? आज सुबह भी तुम ऑफिस नहीं आए थे। सब ठीक है? कुछ सीरियस नहीं है? बस पहले का थोड़ा क्रिप्टो था, उसे मैंने कुछ दिन पहले सेल कर दिया। अब मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ। कोई कॉन्फ्लिक्ट या ड्रामा नहीं है। डायरेक्टर ली ने सरप्राइजिंगली जल्दी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उसने अपने कॉलिग से गुड बाय बोला, रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया और कंपनी से बाहर निकल गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद नीचे ऑफिस फ्लोर पर शोर मच गया। अरे तुम लोगों ने नीचे क्या देखा? क्या गू, बाइशन अभी फरारी ड्राइव करके गया है। फरारी? उधर वो पूरी तरह रिलैक्स मूड में ड्राइव कर रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब से वो अपनी लाविश लाइफ खुलकर एंजॉय करेगा, और सबसे पहला काम था नए क्लोथ्स खरीदना। लग्जरी शॉपिंग का उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उसने सुना था कि कुछ चीजें खरीदने के लिए एसेट्स वेरिफिकेशन तक करवानी पड़ती है, जो काफी ट्रबलसम प्रोसेस होता है। लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। आखिर अब वो रिच मैन था, प्रोफेशनल्स को हायर कर सकता था, जैसे कि बैंक। उसने तुरंत किन युआनशन को कॉल लगाया। डायरेक्टर चीन, एक सवाल था, क्या हमारे बैंक की पार्टनरशिप किसी हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स के साथ है? मिस्टर गू, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चेंगझो में शायद ही कोई सेक्टर हो जिसमें हमारा कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व ना हो। मैं भी लग्जरी गुड्स खरीदने जाना चाहता हूँ। बैंक अपने पार्टनर से कांटेक्ट करके बता दे कि मेरे लिए बेस्ट प्लेस कौन सी रहेगी। ऐसा करते हैं प्रेसिडेंट गू, मैं बैंक से एक स्पेशलिस्ट अरेंज कर देता हूँ। वो रेगुलरली लग्जरी ब्रांड्स के साथ काम करती हैं। वो पर्सनली आपके साथ जाएंगी। कैसा रहेगा? परफेक्ट, मैं आपके अपडेट का वेट करता हूँ। कॉल कट होने के 3 मिनट बाद ही एक अननोन नंबर से फोन आया। हेलो, क्या मैं मिस्टर गू से बात कर रही हूँ? स्पीकिंग। ग्रीटिंग्स एस्टीम्ड मिस्टर गू, मैं शेंगसिंग कमर्शियल बैंक से बोल रही हूँ। डायरेक्टर किन ने मुझे आपका पर्सनल शॉपिंग कंसल्टेंट असाइन किया है। हम कल रात डिनर में मिले भी थे। मेरा नाम मेंग शिव है। ओह, तो आप थी। मिस्टर गू, अगर आपको लग्जरी ब्रांड्स खरीदने हैं तो मैं मिक्स इंटरनेशनल शॉपिंग सेंटर रिकमेंड करूंगी। वहाँ ब्रांड्स भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव हैं और पूरा प्लेस बहुत हाई टियर है। ठीक है, वहीं चलते हैं। मैं वैसे भी उसी तरफ ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में बैंक आता है, मैं आपको पिक कर लूंगा। आपको तकलीफ होगी, कोई इशू नहीं। आपकी असिस्टेंस करना मेरे लिए ऑनर है। आखिर उसका मौका आ चुका था। दिन में 10 बिलियन स्वाइप हुए थे।
फिर 30 बिलियन की 2 बिल्डिंग्स। वो इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाती है या नहीं, सब कुछ आज पे डिपेंड करता था। आज सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में उसे बस साइड में खड़े होकर टी सर्व करनी पड़ रही थी, छोटे मोटे काम करने पड़ रहे थे। पूरे सेशन के दौरान उसने हर चीज क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखी थी, लेकिन उसने आज तक उसके जैसे सुपर टाइकून को कभी क्लोज से नहीं देखा था। उसकी एंट्री ने उसे एक नई अपॉर्चुनिटी की झलक दिखा दी थी, लेकिन वो उसका फेवर जीत पाएगी या नहीं, इस बात की उसे बिल्कुल भी गारंटी नहीं थी। कुछ मिनट बाद वो वहां पहुंच गया। कार में बैठने से पहले से ही वो उसे ऑब्जर्व कर रहा था। अब जब वो उसके बिल्कुल पास बैठी थी तो वो उसे और क्लियरली देख पा रहा था। उसकी फिगर लिटरली टॉप टियर थी। उसे अपनी तरफ देखते महसूस करके मेंग शियू के दिल में सीक्रेटली एक्साइटमेंट की वेव दौड़ गई। आप लग्जरी गुड्स के बारे में काफी नॉलेज रखते हो क्या? मेरे काम की वजह से मुझे शेंजन की कई लग्जरी बुटीक्स के साथ फ्रीक्वेंटली कोलैबोरेट करना पड़ता है, और ऑनेस्टली मुझे खुद भी ये चीजें काफी पसंद है, इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया। कुछ ही देर में कार एमएक्सी इंटरनेशनल शॉपिंग सेंटर पहुंच गई। कार से उतरने के बाद वो चलते चलते सीक्रेटली मेंग शियू को इवैल्यूएट कर रहा था। लगभग 1.68 मीटर हाइट, स्लिम फिगर, ग्रेसफुल कर्व्स, हाई हील्स के साथ उसकी हाइट करीब 1.72 लग रही थी। दूसरी तरफ मेंग शियू भी उसे सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रही थी। सिंपल कपड़े जिनकी कीमत शायद कुछ 100 युआन से ज्यादा नहीं थी। उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल भी किसी सुपर रिच टाइकून जैसी नहीं लग रही थी। हालांकि हो सकता था कि वो लो प्रोफाइल रहना पसंद करता हो। मिस्टर गू, आपने कहा था कि आपको मेंसवेयर और वॉच खरीदनी है, तो मैं हर्मेस, आर्मनी या ज़ेग्ना रिकमेंड करूंगी। ये सभी बिजनेस और कैजुअल दोनों स्टाइल्स कवर करते हैं और आपके जैसे सक्सेसफुल यंग मैन पर काफी सूट करेंगे। वॉचेस में आप पैटेक फिलिप और वॉचरन कॉन्स्टेंटिन जैसी ब्रांड्स देख सकते हैं। पहले ज़ेग्ना चलते हैं। सिस्टर ली, ये हमारे बैंक के वीआईपी क्लाइंट हैं। मिस्टर गू, हेलो मिस्टर गू, वेलकम। क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? बस मेरी साइज के हिसाब से 4 आउटफिट्स निकाल दीजिए, 2 बिजनेस सूट्स और 2 कैजुअल। राइट अवे मिस्टर गू, प्लीज एक मोमेंट वेट कीजिए। आखिर में उसने वहीं पर एक कैजुअल आउटफिट चेंज भी कर लिया। नेचुरली वो सिर्फ एक ब्रांड तक लिमिटेड नहीं रहा। उसने हर्मीज, डियोर और अरमानी जैसी दूसरी ब्रांड से भी शॉपिंग की। टोटल मिलाकर लगभग 1.5 मिलियन युआन खर्च हो गए। क्लोथ्स का काम खत्म होने के बाद अब वो वॉच खरीदना चाहता था। कई मॉडल्स देखने के बाद आखिर उसे वो वॉच मिल गई जो उसे चाहिए थी। पाटेक फिलिप ग्रैंड मास्टर चाइम रेफ 6300-01। उसकी प्राइस बिल्कुल भी चीप नहीं थी, पूरे 31.5 मिलियन युआन। लेकिन उसने बिना एक सेकंड सोचे कार्ड स्वाइप कर दिया। मेंग शियू उसके बगल में खड़ी उसे एंडलेस एडमिरेशन से देख रही थी। वो भी ऐसी लग्जरी लाइफ चाहती थी। उसे पैसे ऐसे उड़ाते देख वो पूरी तरह मेस्मराइज्ड हो चुकी थी। पाटेक फिलिप बॉटिक से निकलने के बाद उसने अपनी वॉच देखी। 12 बज चुके थे। यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? मैं तुम्हें लंच ट्रीट देना चाहता हूँ। आज तुमने काफी मेहनत की है। कोई रिकमेंडेशन? यहाँ एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट है जो काफी अच्छा है, बस प्राइसेस थोड़े एक्सपेंसिव है। परफेक्ट, वहीं चलते हैं। रेस्टोरेंट सच में काफी एक्सपेंसिव था। उसने मेनू पर बस एक कैजुअल नजर डाली। सिर्फ 2 स्टीक्स ऑर्डर करने में ही कई 1000 युआन लग गए। लेकिन वो यहाँ अमीरों वाली लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने ही आया था, इसलिए उसे प्राइस की बिल्कुल परवाह नहीं थी। आखिर 8 ट्रिलियन युआन एक मील में तो खत्म नहीं होने वाले थे। उधर मेंग शियू को लग रहा था कि खाना लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक वो उसके साथ क्लोज कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाई। वो थोड़ा एंग्शियस होने लगी, क्योंकि टेक्निकली वो उसका असाइन क्लाइंट नहीं था और अभी तक उसने किसी को अपना पर्सनल बैंक असिस्टेंट अपॉइंट भी नहीं किया था। मतलब सभी 10 लोग इस पोजीशन के लिए डेस्परेटली कॉम्पीट कर रहे थे। अगर आज उसने मौका मिस कर दिया तो अगली बार शायद कोई और उसके करीब पहुंच जाता। उसे नीचे सिर करके खाते देख मेंग शियू ने धीरे से अपने होंठ दबाए और मन में फैसला कर लिया। उसे नहीं लगता था कि दुनिया में कोई भी आदमी टेम्पटेशन से पूरी तरह दूर रह सकता है। तभी उसे टेबल के नीचे कुछ अनयूजुअल महसूस हुआ। उसने मेंग शियू की तरफ एक मीनिंगफुल नजर डाली। ये लड़की क्लियरली जानती थी कि वो क्या कर रही है। उसकी नजरों से टकराकर मेंग शियू थोड़ा शाय फील करने लगी। मिस्टर गू, मिस मेंग, आप आखिर उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो उसकी इंटेंशन समझ चुका था, और वैसे भी वो ऐसा इंसान नहीं था जो सामने आई अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करे। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं आपकी वुमन बन सकती हूँ। वो कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा। उसकी बात सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज जरूर हुआ। सच कहूं तो मुझे यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा। मेंग शियू ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अगर आपको डाउट है तो हॉस्पिटल चेकअप तक करवा सकते हैं। उसकी आवाज में नर्वसनेस थी, लेकिन साथ में कॉन्फिडेंस भी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर अब तक किसी के करीब क्यों नहीं गई? मेंग शियू ने धीरे से सांस छोड़ी। डेट किया मैंने, लेकिन खुद को कैजुअली किसी को नहीं दिया। जो भी मेरे पास आया उसकी नजर सिर्फ मेरी लुक्स और बॉडी पर थी। किसी ने मुझे जेन्युइनली समझने की कोशिश नहीं की। मुझे बस गलत इंसान से मिलने का डर था। ऑनेस्टली मैं बहुत रियलिस्टिक इंसान हूँ। मुझे पैसा चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, जो चाहूँ वो खरीद सकूं, बिना काम किए दुनिया घूम सकूं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास खुद इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। उसने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। समझ गया, कम से कम तुम अपनी ग्रीड छुपाती तो नहीं हो, लेकिन तुमने कभी किसी ऑर्डिनरी आदमी को यूज भी नहीं किया। मेंग शियू ने धीरे से सिर हिलाया। अगर कोई मेरे स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करता था तो मैं शुरुआत में ही साफ मना कर देती थी। मैंने कभी किसी का पैसा नहीं लिया। ये बात ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव है। अगर वो लोगों को उम्मीद देकर उनका पैसा एक्सेप्ट करती रहती तो वो सिर्फ उन्हें ड्रैग कर रही होती। बाद में अननेसेसरी ड्रामा और प्रॉब्लम्स होना तय था। लेकिन मेंग शियू ने शुरू से ही सब क्लियर रखा था, इसलिए अगर वो बाद में किसी रिच आदमी के साथ भी रहती तो उसके पीछे कोई मेसी बैगेज नहीं आने वाला था। सिंपल और क्लीन। उसने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, मिस्टर गू, आपको मैं कैसी लगती हूँ? वो क्लियरली स्मार्ट वुमन थी। उसे पता था कि कब क्या बोलना है और क्या नहीं। किसी का दिल जीतने के लिए सिर्फ ब्यूटी काफी नहीं होती। उसने कुछ सेकंड्स उसे देखा, फिर काम आवाज में बोला, मैं पहले तुम्हारे लिए एक कार अरेंज करूंगा, फिर एक हाउस। फिलहाल तुम वहां रह सकती हो।
आगे सब तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। मेंगशू की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। डोंट वरी मिस्टर गू, मैं बहुत ओबीडियंट रहूंगी। ठीक है, अभी इसे ट्रायल पीरियड समझ लो, लेकिन अगर बाद में तुम पास नहीं हुई तब भी मैं तुम्हें प्रॉपर कॉम्पेंसेशन दूंगा। वो समझ गई कि उसका मतलब क्या था। कम से कम वो ऐसा आदमी नहीं था जो बाद में मुकर जाए। यस मिस्टर गू, मैं आपकी बात सुनूंगी। आज आफ्टरनून में कुछ हाउसेस देखने वाला हूँ, अगर फ्री हो तो साथ चलना। ऑफ कोर्स मिस्टर गू, मैं आपका नया हाउस भी देखना चाहती हूँ। सिर्फ एक सिंपल मील में 20,000 से ज्यादा खर्च हो चुके थे। बिल देखकर मेंगशू ने मन ही मन टंग आउट किया। उसकी पूरी मंथली सैलरी बैरली 10,000 थी, जो यहाँ एक मील के लिए भी काफी नहीं थी। दूसरी तरफ गू कैजुअली डिसाइड कर रहा था कि इतने हाउसेस में से आज कौन सा देखना चाहिए। आखिर उसने आर्क डे ट्रियम्फ वाला प्रॉपर्टी चूज कर लिया। शुगर बेबी जैसी चीजें पहले उसके लिए सिर्फ फैंटेसी थी, लेकिन अब वो सच में उसकी रियलिटी बन रही थी। जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, ये सोचकर वो खुद हल्का सा हंस पड़ा। मेंगशू भी अपनी पोजीशन अच्छी तरह समझती थी, लेकिन उसे उससे कोई इश्यू नहीं था। बैंक में काम करते हुए उसने काउंटलेस रिच लोगों को देखा था। बाहर से सब ग्लैमरस लगते थे, लेकिन रियलिटी में उनमें से हार्डली कोई लॉयल होता था। अच्छे से अच्छा आदमी भी सीक्रेटली कई वुमेन के साथ इन्वॉल्व रहता था। शायद इसलिए लोग कहते हैं सर्कमस्टेंसेस आदमी को बदल देते हैं। मेंगशू विंडो के पास खड़ी बाहर सिटी व्यू को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी, जैसे किसी डीप थॉट में खो गई हो। क्या सोच रही हो? काफी देर से बाहर देख रही हो। उसने धीरे से कहा, ये सिटी बहुत डजलिंग है। हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग पूरी जिंदगी मेहनत कर लें तब भी शायद इसमें ट्रूली फिट ना हो पाए। शेंजेन ऐसी ही सिटी है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये तुम्हें इग्नोर करती है, लेकिन अगर पैसा हो तो यही सिटी तुम्हें लग्जरी लाइफ भी देती है। मेंगशू ने उसे हल्की इरिटेटेड नजरों से देखा। पूरा रोमांटिक मूड इंस्टेंटली टूट गया। वो धीरे से चलकर उसके पास आई और उसके कंधे से टिक गई। उसने आराम से उसके बालों पर हाथ फेरा और उसकी वेस्ट को लाइटली होल्ड कर लिया। उसकी परफ्यूम की सॉफ्ट खुशबू पूरे माहौल को और ड्रीमी बना रही थी। तुम्हें यह हाउस कैसा लगा? बहुत ब्यूटीफुल, जैसे किसी ड्रीम में हो। मैं पूरी जिंदगी काम करूं तब भी शायद ऐसा घर अफोर्ड ना कर पाऊं। अगर तुम 3 साल तक मेरे साथ रही तो यह हाउस तुम्हारा हो सकता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सिर्फ इस आदमी के साथ रहने भर से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी। अब उसे शेंजन में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, न डिकेड्स तक काम करके ऑर्डिनरी अपार्टमेंट खरीदने की टेंशन रहेगी। आफ्टरनून में दोनों ने थोड़ी देर आराम किया, फिर उसने कैजुअली कहा, चलो बाहर चलते हैं। डिनर में क्या खाना है? मेंगशू ने टीजिंग स्माइल के साथ जवाब दिया, कुछ नूरिशिंग खाना चाहिए। मुझे लगता है आप टायर्ड होंगे। दोनों रेडी होकर धीरे धीरे गैरेज की तरफ गए और वहां से रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़े। रास्ते में आखिर मेंगशू खुद को रोक नहीं पाई। मिस्टर गू, आपके अलावा और कितनी वुमेन है? उसने स्टीयरिंग पकड़ते हुए कैजुअली जवाब दिया, अभी तक तो सिर्फ तुम। वो लिटरली स्टन रह गई। उसे लगा था कि उसके आसपास पहले से कई वुमेन होंगी। उसने तो सीक्रेटली ये तक सोचना शुरू कर दिया था कि फ्यूचर में कंपटीशन कैसे हैंडल करेगी, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो अभी तक अकेला होगा। फिलहाल सिर्फ तुम, उसने दोबारा कामली कहा। समझ गई, उसने धीरे से जवाब दिया, लेकिन अब उसके अंदर एक अलग तरह की नर्वसनेस थी। जेलसी नहीं, बल्कि प्रेशर। उसे अचानक अपने खरीदे हुए उन बुक्स की याद आई जिन पर टाइटल्स थे हाउ टू विन अ मैन्स हार्ट और 100 नरिशिंग मील्स। बिजी स्केड्यूल की वजह से उसने उन्हें कभी सीरियसली नहीं पढ़ा था, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, उसे सब पढ़ना पड़ेगा। आखिर हर आदमी केयर, अटेंशन और इंपॉर्टेंस फील करना चाहता है। कोई ऐसा इंसान जो उसकी छोटी छोटी बातें नोटिस करे, मुश्किल वक्त में साथ दे, उसकी ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करे और उसे जेन्युइनली स्पेशल फील कराए। ऐसी केयरिंग गर्ल किसे पसंद नहीं आई? ऑनेस्टली बताओ, कौन सा आदमी मना करेगा? मेंगशू उसकी तरफ प्लेफुल स्माइल के साथ देख रही थी। हार्बिन टूरिज्म याद है? वहां की लोकल गर्ल्स सब स्ट्रॉन्ग बिग सिस्टर्स जैसी थी, लेकिन साउथ से आई क्यूट लिटिल पोटेटोस को सब ट्रेजर की तरह ट्रीट कर रहे थे। लोकल गाइस लिटरली उनके पीछे क्रेजी हो गए थे। वो हंस पड़ा। हनी, अगर फ्यूचर में आपके पास कोई और भी आ जाए तो प्लीज मुझे मत छोड़ना, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसकी आवाज सॉफ्ट और एलोरिंग थी, ऊपर से वो वाटरी आइज, हल्का सा हेल्पलेस एक्सप्रेशन और वो क्लिंगी टोन। ऐसा कॉम्बो शायद ही कोई आदमी इग्नोर कर पाता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेंगशू के दिमाग में कितनी कैलकुलेशंस चलती रहती हैं, लेकिन एक बात क्लियर थी, वो पूरी तरह उसके साइड पर आ चुकी थी। जब तक वो कोई मेजर मिस्टेक ना करे, बाकी छोटी चीजों को इग्नोर किया जा सकता था। उसने कैजुअली उसके चिन को उठाया। रिलैक्स, जब तक तुम प्रॉपर्ली बिहेव करोगी और अननेसेसरी मेस क्रिएट नहीं करोगी, मैं तुम्हें अबंडन नहीं करूंगा। मेंगशू की आंखें इंस्टेंटली चमक उठी। थैंक यू, आप सबसे बेस्ट हो। उस रात जब दोनों वापस होटल लौटे तो माहौल फिर से पूरी तरह रोमांटिक हो गया। पिछले एक्सपीरियंस के बाद मेंगशू पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। अगले दिन सुबह जब वो उठा तब तक मेंगशू ऑलरेडी काम पर जा चुकी थी। बस उसका एक स्वीट मैसेज फोन पर पड़ा था। वो बेड पर लेटे हुए सीलिंग को देखता रहा। अभी भी उसे ये वेल्थी लाइफ थोड़ी अनरियल लगती थी। न जॉब की टेंशन, न सुबह जल्दी उठने का प्रेशर। जब मन करे तब सो, जो मन करे वो करो। सब कुछ ड्रीम जैसा लग रहा था। तभी उसके दिमाग में अचानक थॉट आया, आज उन दोनों स्काई स्क्रेपर्स को जाकर देखता हूँ। आखिर 30 बिलियन खर्च किए हैं, एक बार प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट तो बनता है। दोनों स्काई स्क्रेपर्स वांगपू रिवर के किनारे खड़े थे। उनकी प्रेजेंस इतनी डोमिनेटिंग थी कि दूर से ही लोगों का अटेंशन खींच ले। वो नीचे खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। टावर्स लिटरली आसमान को pierce कर रहे थे। उसके अंदर एक अलग ही हीरोइक फीलिंग उठी। वो धीरे धीरे अंदर घूमकर पूरा लेआउट और डिजाइन देखने लगा। उसके दिमाग में ऑलरेडी रफ प्लानिंग बनने लगी थी। 1st से 4th फ्लोर तक पूरा कमर्शियल सेंटर रहेगा। हाई एंड ब्रांड्स, लग्जरी स्टोर्स और एक ह्यूज सुपरमार्केट। 5th से 7th फ्लोर तक फूड कोर्ट, जिम और एंटरटेनमेंट जोन। उसके ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिसेस, एम्प्लॉई डॉर्मेटरीज और पार्टनर रिसेप्शन एरियाज। उसने रिवर व्यू की तरफ देखा और हल्का सा स्माइल किया।
टॉप फ्लोर वाला ऑफिस ऑब्वियसली मेरा होगा। अब बेसिक विजन क्लियर हो चुका था। नेक्स्ट स्टेप था किसी केपेबल इंटीरियर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करना। उसने तुरंत किन युआनशान को कॉल लगाया। डायरेक्टर किन, कोई रिलायबल डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कंपनी जानते हो? मुझे अपने दोनों बिल्डिंग्स रिनोवेट करवाने हैं। दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर किन युआनशान हल्का हंस पड़ा। चेयरमैन गु, आपने कुछ दिन पहले जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था वो एग्जैक्टली यही काम करती है। इतनी जल्दी भूल गए? वो कुछ सेकंड्स ब्लैंक रह गया। डैम, इतने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि साइन करते ही भूल गया। चिन युआनशान के रिमाइंडर के बाद उसे वेगली याद आया। ओह राइट, जेंग हॉरन वाली कंपनी। उसने तुरंत उसका नंबर डायल किया। हेलो, मुझे याद है मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। चेयरमैन गु, ऑफ कोर्स, आप अभी हमारी कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। आपके पास 35% शेयर्स हैं। परफेक्ट। वैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। मैंने काओलू से जो 2 बिल्डिंग्स खरीदी थी उनका रेनोवेशन करवाना है। दूसरी तरफ से एक्साइटमेंट भरी आवाज आई। चेयरमैन गु, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आखिर अपनी ही कंपनी है, कोई इशू नहीं होगा। हम बेस्ट टीम असाइन करेंगे। प्राइस इंटरनल रेट पर रख देना और पहले मेजरमेंट टीम भेज दो। मैं अपनी आइडियाज भी पर्सनली डिस्कस करना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली चेयरमैन गु, हमारी टॉप टीम आपके प्रोजेक्ट पर काम करेगी। ठीक है, फिर मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। कॉल खत्म होने के बाद उसने फोन नीचे रखा और कैजुअली स्ट्रेच किया। शाम के 5 बज चुके थे। अचानक उसे लिन ज़ियान याद आया। उसने तुरंत कॉल लगाया। कहाँ है? चल आज गाइस के साथ बारबेक्यू खाते हैं। अभी ऑफिस में हूँ, शिफ्ट खत्म होने दे, फिर चलते हैं। आज मेरी तरफ से ट्रीट। ठीक है, सेम ओल्ड प्लेस। यप, वहीं मिलते हैं। शाम तक बारबेक्यू प्लेस खुल चुका था। वो कार ड्राइव करके वहां पहुंचा। तब तक लगभग 7 बजने वाले थे। करीब 10 मिनट्स बाद लिन ज़ियान अपनी छोटी येलो इलेक्ट्रिक स्कूटर पे कैजुअली वहां आ पहुंचा। आते ही उसने चेयर खींची और उसके सामने बैठ गया। वाह भाई, तू तो पूरा बदल गया। रिच होते ही फ्लेक्स शुरू। वो हंस पड़ा। अरे नहीं, बस थोड़ा पॉकेट चेंज है। लिन ज़ियान ने सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाई। मेरे डेट्स तो क्लियर हो गए, लेकिन आगे भी बहुत खर्चे आने वाले हैं। उसने सिगरेट पकड़ते हुए कहा, अगर पैसा है तो हाउस और कार ले ले। डाउन पेमेंट दे और बाकी इंस्टॉलमेंट्स में हैंडल कर। अगर कम है तो सेव कर। आजकल पैसा कमाना इजी नहीं है। लिन ज़ियान ने डीप सांस ली। टेंशन मत, लेफ्टिनेंट, इस क्रिप्टो सेल में अच्छा प्रॉफिट हुआ। हाउस भी ले लिया, कार भी, और सेविंग्स भी बची हैं। वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। होली शिट, तूने आखिर उस टाइम कितना क्रिप्टो कलेक्ट कर लिया था? लिन ज़ियान ग्रिन करने लगा। गेस कर। वो कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा, फिर दोनों अचानक हंस पड़े। ब्रो, सच में तेरी लाइफ पूरी तरह टर्न अराउंड हो गई। हाउस, कार, बैंक बैलेंस, अब बस कोई अच्छी गर्ल ढूंढ और शादी कर ले, फिर तो लाइफ सेट है। लिन ज़ियान ने हंसते हुए कहा। उसने तुरंत सिर हिला दिया। मैरिज? नो चांस। शायद इस लाइफ टाइम में तो मैं शादी नहीं करने वाला। अब क्या हुआ? किसी लड़की ने बुरा काटा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस आजकल मैरिज बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। उसने बीयर का घूंट लिया और सड़क की तरफ देखते हुए बोला, आजकल चीजें जैसी चल रही हैं वो देखकर ऑनेस्टली डर लगता है। लेकिन पूरी जिंदगी अकेले भी तो नहीं रह सकता। अकेला क्यों? मेरे पास पैसा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख सकता हूँ, लोगों के साथ रह सकता हूँ। बस मैरिज वाली लीगल हेडेक नहीं चाहिए। सिंपल लाइफ ज्यादा बेटर है। लिन ज़ियान कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर हंस पड़ा। पॉइंट तो है तेरी बात में। उसने सिगरेट का धुआं छोड़ा। वैसे ऑनेस्टली बता, क्या तू ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व है? वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, कोई है। दोनों के बीच दोस्ती इतनी पुरानी थी कि वो लगभग हर चीज शेयर करते थे, बस सिस्टम वाली बात छोड़कर। तो अब फ्यूचर का क्या प्लान है? कंपनी में काम कंटिन्यू करेगा? अब ऑनेस्टली पैसे कमाना जरूरी नहीं लगता, जितना है उससे पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। यही जेलसी हो रही है। मुझे तो अभी भी रोज ऑफिस जाना पड़ता है, जरूरत पड़े तो बोल देना, हेल्प कर दूंगा। लिन ज़ियान तुरंत हाथ हिलाया। नहीं, फिलहाल खुद की मेहनत पर सर्वाइव करूंगा, लेकिन अगर कभी हालत ज्यादा खराब हुई तो सबसे पहले तुझे कॉल करूंगा, तब बस एक वर्ड बोलना। उसने कैजुअली जवाब दिया। वैसे तूने जो 220,000 दिए थे उसमें से अभी भी 30 से 40,000 बचे हैं, वापस ट्रांसफर कर देता हूँ। रख लेफ्टिनेंट पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा खरीद देना। लिन ज़ियान हंस पड़ा। फिर तो मैं मना नहीं करूंगा। हमारे बीच फॉर्मेलिटी कैसी? थोड़ी देर बाद दोनों उठ गए। बिल पे करके बाहर आए तो लिन ज़ियान उसकी फरारी को घूरता रह गया। भाई, तू सच में रिच हो गया, फरारी तक ड्राइव कर रहा है। वो चाहे तो एक गिफ्ट कर दूं, रहने दे। स्कूटर वाली वाइब अलग है। दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद लिन ज़ियान अपनी छोटी येलो स्कूटर पर निकल गया और वो अपनी बुक ड्राइवर वाली राइड का इंतजार करने लगा। ड्राइवर आते ही बोला, सर कहाँ चलना है? उसने विंडो के बाहर देखते हुए कामली कहा, एलेक्सो बार। कई साल हो चुके थे उसे किसी हाई एंड बार गए हुए। आज वो बस रिच लाइफ का पूरा वाइब फील करना चाहता था। एलेक्सो शेंशेन के सबसे हाई एंड बार्स में से एक था, इसलिए एंट्रेंस पर लग्जरी कार्स की लाइन लगी हुई थी। लेकिन उसकी 6 मिलियन युआन वाली फरारी फिर भी अलग अटेंशन खींच रही थी। कार पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि कई लोगों की नजर उस पर टिक गई। डोर खुलते ही स्टाफ तुरंत आ गया। वेलकम सर, प्लीज इस तरफ। एक यंग स्टाफ मेंबर उसे अंदर लेकर गया और रास्ते में पूरा प्लेस इंट्रोड्यूस करता रहा। सर, आपको जोन ए चाहिए या जोन बी? सबसे बेस्ट स्पॉट। यस सर, प्लीज फॉलो मी। कुछ ही देर में उसे एक ह्यूज बूथ तक ले जाया गया। सर, ये काफी स्पेशियस एरिया है, यहाँ इजीली डजन से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और स्टेज का डायरेक्ट व्यू भी मिलता है। उसने आसपास नजर घुमाई और हल्का सा सिर हिलाया। नाइस स्पॉट। सर, ड्रिंक्स में क्या सर्व करें? उसने मेनू कैजुअली फ्लिप किया। सबसे प्रीमियम सेट कौन सा है? ग्रैंड डिवाइन ड्रैगन सेट। सर ठीक है, 5 सेट्स लेकर आओ। स्टाफ कुछ सेकंड्स के लिए लिटरली फ्रीज हो गया। सर 5 सेट्स और साथ में प्रीमियम हेनेसी भी। उसने बाकी एक्सपेंसिव ड्रिंक्स की तरफ इशारा किया। इनमें से भी 1 ईच। बिल रैपिडली बढ़ता गया। सिर्फ ड्रिंक्स ही लाखों युआन क्रॉस कर चुके थे।
प्रमोटर उसके बगल में खड़ा पूरी तरह स्टंट था। आखिर एक रात में $500,000 सिर्फ बार में उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसने बिना एक्सप्रेशन बदले कार्ड स्वाइप कर दिया। आसपास खड़े स्टाफ की आंखों में इंस्टेंटली रिस्पेक्ट और शॉक दोनों आ गए। इतने बड़े स्पेंडर्स रैरली देखने मिलते थे। प्रमोटर तुरंत थोड़ा और पोलाइट हो गया। सर, क्या आप अकेले हैं? अगर कंपनी चाहिए तो अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। उसने कैजुअली जवाब दिया। बस क्लासी क्राउड होना चाहिए, नो ड्रामा। अंडरस्टूड सर। उसने तुरंत फोन निकाला और किसी ग्रुप चैट में मैसेज टाइप करने लगा। पूरा बार अब सीक्रेटली उसी बूथ की तरफ अटेंशन दे रहा था। ग्रुप में कौन कौन अवेलेबल है? प्रमोटर ने पूरा ग्रुप टैग कर दिया। फिर कुछ सेकंड सोचकर एक और लाइन ऐड की। रियल फोटोज भेजना, ओवर एडिट या हेवी फोटोशॉप वाली पिक्स लेकर मत आना। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि उसका फोन नॉनस्टॉप बज करने लगा। ब्यूटीफुल गर्ल्स की फोटोज लगातार आने लगी। प्रमोटर ने तुरंत फोन उसके सामने रख दिया। सर, आराम से देखिए, जो पसंद आए बस बता दीजिए। उसने कैजुअली फोन उठाया और फोटो स्क्रॉल करने लगा। ये पूरा हाई एंड नाइट लाइफ सर्कल का प्राइवेट ग्रुप था, फुल 500 मेंबर्स। लेकिन उसे ग्रुप से कोई मतलब नहीं था। उसका फोकस सिर्फ फोटोज पर था। इवन बिना फिल्टर्स के भी कई गर्ल्स जेन्युइनली स्टनिंग लग रही थी। कोई इनोसेंट कॉलेज वाइब वाली, कोई क्लासिक ग्लैमरस ऑरा वाली, तो कोई मैच्योर एलिगेंट स्टाइल में। हर तरह का लुक मौजूद था। उसने बिना ज्यादा सोचते हुए 4 प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली। अलग अलग वाइब्स, क्यूट, इनोसेंट, एलिगेंट, क्लासी, सॉफ्ट, चार्मिंग और ग्लैमरस कॉन्फिडेंट टाइप। सभी लगभग 20 से 25 एज रेंज में लग रही थी। प्रमोटर ने तुरंत उन चारों को मैसेज कर दिया। थोड़ी देर बाद ड्रिंक्स भी टेबल पर आने लगी। आसपास बैठे लोग धीरे धीरे उसी तरफ देखने लगे। वो आदमी अकेला है, फिर भी इतना सब ऑर्डर कर दिया। कम से कम कई लाख युआन तो उड़ गए होंगे। कुछ गर्ल्स आपस में विस्पर करने लगी। कई लोग क्यूरियोसिटी में उसकी तरफ बार बार देख रहे थे, लेकिन उसे किसी की अटेंशन से फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद पहली गर्ल उसकी टेबल की तरफ आई। हाय, मैं चूचू। उसने सामने वाली सीट की तरफ इशारा किया। बैठो। लड़की का पूरा वाइब इनोसेंट था। स्ट्रेट बैंग्स, शोल्डर तक बाल, सिंपल व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक स्कर्ट, ऊपर से क्लीन स्नीकर्स। पूरा प्योर कॉलेज गर्ल एस्थेटिक। लेकिन वो इतना समझ चुका था कि नाइट लाइफ वर्ल्ड में हर इंसान सिचुएशन के हिसाब से अपना पर्सना चेंज करना जानता है। कोई स्वीट बन सकता है, कोई कोल्ड ग्लैमरस, कोई प्लेफुल, कोई एलिगेंट। थोड़ी देर में बाकी 3 गर्ल्स भी आ गई। एक गोल्ड रिम ग्लासेस वाली क्लासी ब्यूटी, दूसरी सॉफ्ट एलिगेंट वाइब में ब्लू ड्रेस पहने हुए और तीसरी कॉन्फिडेंट ग्लैमरस ऑरा के साथ। हेलो बॉस, गुड इवनिंग, मुझे रोज बुला सकते हो। वो हल्का सा हंसा। ठीक है। अब तक अल्कोहल का असर उस पर हल्का महसूस होने लगा था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, सब लोग बैठो, टुनाइट एंजॉय करो, ड्रिंक्स मेरी तरफ से। चारों गर्ल्स इंस्टेंटली और चीयरफुल हो गई। ग्लासेस टकराने की आवाज लगातार गूंजने लगी। उसने वेटर को बुलाया। एक और टैबलेट लाओ, जो ऑर्डर करना है फ्रीली करो, प्राइस की टेंशन मत लो। वेटर तुरंत सिर हिलाकर चला गया। चारों गर्ल्स की आंखों में सरप्राइज साफ दिख रहा था। उन्होंने बिना हेजिटेट किए प्रीमियम शैंपेन ऑर्डर कर दी। उनमें से एक ने हाफ टीजिंग टोन में पूछा, सर, इतना खर्च करना सीरियसली ओके है? उसने आराम से पीछे लीन किया। मनी का पॉइंट ही क्या है अगर एंजॉय ना कर सको। फिर उसने कैजुअली स्टेज की तरफ देखा। डीजे और परफॉर्मर्स को टिप भेजो, एवरीवन शुड एंजॉय टुनाइट। पूरे एटमॉस्फेयर का वाइब इंस्टेंटली और हाइप्ड हो गया। आसपास बैठे लोग भी एक्साइटमेंट में चीयर करने लगे। चारों गर्ल्स अब उसे और ज्यादा इंटरेस्ट से देख रही थी। उसने हंसते हुए कहा, जो टुनाइट सबसे ज्यादा फन वाइब क्रिएट करेगी उसके लिए स्पेशल सरप्राइज होगा। बस इतना सुनते ही चारों के एक्सप्रेशंस बदल गए। फ्रेंडली स्माइल्स के पीछे साइलेंट कंपटीशन शुरू हो चुका था। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। करीब 2 AM के आसपास वो फाइनली उठ खड़ा हुआ। चलो वेन्यू चेंज करते हैं। बाहर उसकी फेरारी ऑलरेडी स्पॉटलाइट की तरह खड़ी थी। उसने कीज कैजुअली रोज की तरफ उछाली। ड्राइव कर लोगी? ऑफ कोर्स। बाकी गर्ल्स दूसरी लग्जरी कार में बैठ गई। रात के अंधेरे में दोनों सुपर कार्स के इंजन जोर से रॉर करने लगी और पूरा कन्वॉय सिटी लाइट्स के बीच आगे बढ़ गया। उसके लिए लग्जरी और वाइल्ड फ्रीडम वाली नई लाइफ अभी बस शुरू हुई थी।